और वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आगे दो साइंटिस्ट आते हैं, हर्शे एंड चेज, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था? T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया था। सर ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज होते हैं जो बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफेज। और जो फाइनल प्रूफ था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो इन्होंने ही क्या किया था? प्रूफ किया था। इन्होंने दो रेडियो एक्टिव यूज किए थे। कौन कौन से? सर P32 और S35। मुझे एक बात बताना, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, क्या बीच के अंदर नाइट्रोजन बेस आता है? सर क्या यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आएगा? क्या यहाँ पे पेंटोस सुगर आएगी? क्या यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आएगा? मतलब ये कि डीएनए के अंदर क्या हमें फास्फोरस देखने को मिल रहा है? सर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से समझना कि जब इन्होंने रेडियो एक्टिव यूज किए P32 और S35, और ये जो P32 है ये हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलता है और प्रोटीन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बट जो S35 है, जो सल्फर है, वो हमें कुछ अमाइनो एसिड्स में देखने को मिलता है, प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलता है। मतलब S35 हमें प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलता है और डीएनए के अंदर देखने को नहीं मिलता है। हर्शे एंड चेज ने एक कल्चर मीडियम तैयार किया और इसी कल्चर मीडियम के अंदर इन्होंने इसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया। कौन कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे? P32 एंड S35। तो ये क्या है? सर T2 बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे हमें प्रोटीन कोड भी देखने को मिल रहा है और डीएनए भी। ये क्या है? T2 बैक्टीरियोफेज। और इस T2 बैक्टीरियोफेज के हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, प्रोटीन कोट और डीएनए। मुझे एक बात बताना, क्या हमने कल्चर मीडियम के अंदर तैयार किया है? सर बिल्कुल किया है। तो क्या इसके प्रोटीन कोट के अंदर क्या हमें S35 आइसोटोप देखने को मिलेगा? सर बिल्कुल देखने को मिलेगा। और इसके डीएनए के अंदर हमें P32 देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, हर्शे एंड चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो आइसोटोप लिए थे, P32 एंड S35। और जो P32 है वो डीएनए के अंदर देखने को मिलता है और जो S35 है वो प्रोटीन के अंदर हमें देखने को मिलता है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर हमें 3 स्टेप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? सर इन्फेक्शन, फिर आएगा क्या? ब्लेंडिंग, और लास्ट में आएगा क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? S35 की। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो S35 है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है, डीएनए के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो क्या S35 है? क्या सिर्फ हमें प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलेगा? सर बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट स्टेप आती है वो कौन सी आती है? इन्फेक्शन। इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज, जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। और यहाँ पे भी जो फर्स्ट स्टेप आता है वो कौन सा आता है? वो आता है क्या? इन्फेक्शन। मतलब ये कि ये क्या ली मैंने? इकोलाई सेल। ये क्या है? इकोलाई सेल। और इन्फेक्शन का मेरा मतलब ये है कि जो बैक्टीरियोफेज होगा वो आके इकोलाई की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और जब बैक्टीरियोफेज वायरस जब उस बैक्टीरिया पे अटैच हो जाएगा इसी को बोलेंगे क्या? इन्फेक्शन। अब मुझे एक बात बताना, क्या इकोलाई की सरफेस के ऊपर क्या T2 बैक्टीरियोफेज बैठा है? सर बिल्कुल बैठा है। और यही स्टेप क्या कहलाता है? इन्फेक्शन कहलाता है। और जो सेकंड स्टेप आएगा वो क्या आएगा? ब्लेंडिंग आएगा। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि हम थोड़ी सी सेल को क्या कर देते हैं? हिला देते हैं, जिसके कारण T2 बैक्टीरियोफेज का जो वायरस होगा वो क्या इकोलाई के अंदर आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे उसका फिजिकल कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मतलब ब्लेंडिंग हम क्यों करते हैं? ताकि T2 बैक्टीरियोफेज का वायरस कहाँ आ जाए? इकोलाई के अंदर आ जाए। और यहाँ पे इसका फिजिकल कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, क्या इकोलाई के अंदर क्या
टीटू बैक्टीरियोफेज का वायरस आ गया, बिल्कुल आ गया। और यही वायरस अब ई कोलाई की मशीनरी को क्या करेगा, यूज करेगा और अपना डीएनए का नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यही डीएनए मशीनरी यूज करता है और अपने डीएनए के नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और थर्ड स्टेप अपना आता है क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम डीएनए को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं काफी हाई स्पीड के ऊपर। मुझे एक बात बताना, जब हम इसको बहुत तेजी से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो जो भारी पार्टिकल्स होंगे तो क्या वो नीचे दब जाएंगे, क्या नीचे रह जाएंगे, सर बिल्कुल रह जाएंगे। और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, बिल्कुल। और जो पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे उनको हम बोलते हैं क्या, पैलेट। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं। बट जो पार्टिकल्स हल्के होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, कौन से एरिया के अंदर, सुपर नेटेंट वाले एरिया के अंदर। मुझे एक बात बताना, क्या इस डी2 बैक्टीरियोफेज से क्या डीएनए ट्रांसफर हो गया था ई कोलाई के अंदर, बिल्कुल रह गया था। क्या यहाँ से फिजिकल कांटेक्ट भी ब्रेक हो गया था, बिल्कुल रह गया था। ये जो प्रोटीन कोट है सिर्फ कैसा है, होलो है। और जो होलो होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे हाई स्पीड के ऊपर तो ये जो प्रोटीन कोट है इसी सुपर लेटेंट वाले एरिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। बट मुझे एक बात बताना, जैसे ही टी2 बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस ई कोलाई के अंदर आता है तो क्या ये अपने नंबर इंक्रीज करता है, सर बिल्कुल करता है। इस ई कोलाई के अंदर ध्यान से समझना, इस ई कोलाई के अंदर क्या खुद का भी डीएनए है, सर बिल्कुल है। क्या टी2 बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए है, सर बिल्कुल है। तो ये जो ई कोलाई की सेल होती है वो भारी हो जाती है और हमें पैलेट वाले एरिया के अंदर देखने को मिलती है। तो ध्यान से सुनना, जो प्रोटीन कोट है, जो होलो है, वो हमें सुपर नेटेंट वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेगा और जो ई कोलाई की सेल है वो हमें पैलेट वाले एरिया के अंदर देखने को मिलती है। अब वो ये चेक करना चाह रहे थे हर सेम चीज कि रेडिएशन कहां से आ रही है। तो ध्यान से समझना, क्या हमने S35 लिया, सर बिल्कुल लिया। और S35 जो होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो प्रोटीन कहां है, सर सुपर नेटेंट वाले एरिया के अंदर। ये क्या है, प्रोटीन कोट। क्या यहीं से रेडिएशन आ रही होगी, सर बिल्कुल आ रही होगी। और ये जो प्रोटीन कोट है वो कहां प्रेजेंट होता है, सुपर नेटेंट में। और ये जो एरिया होगा वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। ई कोलाई वाली सेल से क्या आपको लगता है कि रेडिएशन आ रही होगी, सर नहीं आ रही होगी। तो ये जो पैलेट वाला एरिया होता है वो कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है। उनको पता चला कि सुपर नेटेंट से रेडिएशन हमें देखने को मिलती है और पैलेट वाले एरिया से हमें कोई भी रेडिएशन देखने को नहीं मिलती है। मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बोला था कि पहले के साइंटिस्ट, पहले के लोग ये मानते थे कि प्रोटीन ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। मुझे एक बात बताना, क्या प्रोटीन कोट का फिजिकल कांटेक्ट ब्रेक हो गया, क्या प्रोटीन कोट बाहर ही रह गया था, क्या प्रोटीन कोट इस ई कोलाई के अंदर क्या एंटर कर पाया, नहीं कर पाया। प्रोटीन कोट तो कभी जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि प्रोटीन कोट तो बाहर ही रह जाता है, प्रोटीन कोट तो अंदर ही नहीं जाता है। तो प्रोटीन कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। उन्होंने आगे दूसरे आइसोटोप का यूज किया, P32। और जो फास्फोरस होता है वो हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलता है, वो प्रोटीन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। मुझे एक बात और बताना, क्या यहाँ पे इंफेक्शन हुआ, सर बिल्कुल हुआ। मतलब ई कोलाई की सरफेस के ऊपर हमने किसको डाला, टी2 बैक्टीरियोफेज को डाला। उसके बाद में ब्लेंडिंग की और ब्लेंडिंग से क्या टी2 बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या ई कोलाई में आ गया, सर बिल्कुल आ गया। क्या यहाँ पे इसका फिजिकल कांटेक्ट क्या ब्रेक हो गया, सर बिल्कुल हो गया। क्या यही डीएनए
क्या मशीनरी यूज करेगा? सर बिल्कुल करेगा। क्या अपने डीएनए का नंबर इंक्रीज करेगा? सर बिल्कुल करेगा। फिजिकल कांटेक्ट भी हट गया और नंबर भी क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। अब लास्ट स्टेप आता है क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। हम हाई स्पीड के ऊपर क्या करते हैं? घुमाते हैं। भारी पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। हल्के पार्टिकल्स को सुपरनेटेंट बोला जाता है और हैवियर पार्टिकल्स को पैलेट बोला जाता है। तो मुझे एक बात बताना, क्या ये होलो है? क्या ये हल्का है? क्या ये हमें सुपरनेटेंट वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेगा? सर बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्या ई कोलाई के अंदर क्या खुद का भी डीएनए है? क्या T2 बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए है? क्या ई कोलाई की सेल क्या भारी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो कौन से एरिया के अंदर हमें दिखेगी? वो पैलेट वाले एरिया के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अब वो वही चीज, वही रेडिएशन चेक करने वाले थे, क्या ले रखा था? P32। किसके अंदर मिलेगा? डीएनए के अंदर मिलेगा। और डीएनए कहां पे है? ई कोलाई के अंदर। मतलब ये कि इन्होंने चेक किया कि जो रेडिएशन आ रही थी वो आ रही थी पैलेट वाले एरिया के अंदर से। मतलब ई कोलाई से, ई कोलाई के अंदर ही क्या प्रेजेंट था? डीएनए प्रेजेंट था। और सुपरनेटेंट वाले एरिया के अंदर हमें कोई भी रेडिएशन देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे एक बात बताना, क्या T2 बैक्टीरियोफेज से क्या डीएनए ट्रांसफर हुआ? उसी डीएनए के अंदर क्या थे? आइसोटोप था। तो कौन सा? P32। और यही डीएनए ई कोलाई के अंदर एंटर हुआ और यही डीएनए अब अगली जनरेशन में जाएगा। क्या यहाँ पे T2 बैक्टीरियोफेज का अपने डीएनए का नंबर बढ़ा रहा है? बिल्कुल बढ़ा रहा है। क्या इसी से ही क्या नए नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या यही डीएनए क्या अगली जनरेशन में जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। मतलब डीएनए ही क्या होता है? अगली जनरेशन में जाता है। और इसी से ही नए नए बैक्टीरियोफेजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इस चीज से ये प्रूफ होता है, हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो डीएनए ही है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। यही डीएनए अब नए नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन करेगा। मतलब नए नए अगली जनरेशन में जाएगा, अगली पीढ़ी के अंदर जाएगा। और जब ये एक्सपेरिमेंट लोगों को बताया गया, साइंटिस्ट को बताया गया, तो उन्हें कोई भी डाउट नहीं रहा। और जो फाइनल प्रूफ है, वो फाइनल प्रूफ है जो कहां से आया था? वो आया था हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से। तो याद रखना, 3 स्टेप्स हमें देखने को मिली थी, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 3 स्टेप्स हमें देखने को मिली थी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में T2 बैक्टीरियोफेज का यूज किया था और 2 आइसोटोप लिए थे। कौन कौन से? P32 और